हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली हमारी वीडियो को, जिसमें हमने एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चंस किए थे और हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक आई थिंक फिनिश कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो पिछला जो कंसेप्ट है, पिछला जो वीडियो है, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। किसी ने अगर मिस किया हुआ है तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाओ देख लो पिछला वीडियो। क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट का क्लियर नहीं होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको करना क्या है, तब तक आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो 13 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहता है इफ एक्स इज टेकिंग अप सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द एग्जामिनेशन, हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए इन दीज सब्जेक्ट्स आर दिस दिस एंड दिस। जो एक्स है उसने 3 सब्जेक्ट्स लिए, एग्जाम दिया, एग्जाम देने पर उसकी प्रोबेबिलिटी है तीनों सब्जेक्ट्स में ये आ गई ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स में उसको ए ग्रेड मिला। अब ग्रेड ए सारे सब्जेक्ट में मिला है तो इंडिपेंडेंट इवेंट ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर उसको मैथ्स में ए ग्रेड मिला है तो फिजिक्स में नहीं मिलेगा, या मैथ्स में ए मिला है तो फिजिक्स में भी मिल जाएगा। ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पर जो ग्रेड इसको मिल रही है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो हमें सिंपली क्या करना है, तो मैथ्स में उसको ग्रेड ए मिला, फिजिक्स में उसको ग्रेड ए मिला और केमिस्ट्री में ग्रेड ए मिला, इनको मल्टीप्लाई कर दो। यानी 0.2, 0.3, 0.5, 5 से 15, 15 दूनी 30, यानी 0.030, या आप कह सकते हो 0.03। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में कहता है ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेड ए नहीं मिला, किसी में भी नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो ये भी इंडिपेंडेंट ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई ग्रेड मैथ्स में भी इसे नहीं मिला, एम नॉट, मतलब मैथ्स में ग्रेड ए नहीं मिला, फिजिक्स में भी ग्रेड ए नहीं मिला और केमिस्ट्री में भी ग्रेड ए नहीं मिला। तो नहीं मिला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ग्रेड ए मिला है इसमें 0.2, तो ग्रेड नहीं मिला है वो आ जाएगा 0.8, क्योंकि 1 में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही फिजिक्स में मिलता है 0.3 तो नहीं मिलता 0.7, इसमें 0.5 है तो ये तो 0.5 ही रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर ही हो गए। तो यहाँ पर कितना आ गया आप देखो, 8 5 जा 40, 4 7 जा 28, तो 0.280, या लिख सकते हो 0.28। ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में ग्रेड ए मिल रहा है। तो 2 सब्जेक्ट में ग्रेड ए मिल रहा है तो इसका मतलब कैसे हो सकता है कि मैथ्स में उसे ग्रेड ए मिल गया, केमिस्ट्री में उसे ग्रेड ए मिल गया, लेकिन फिजिक्स में उसे ग्रेड नहीं मिला। ये एक कंडीशन हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसको मैथ्स में ग्रेड ए मिल गया, फिजिक्स में उसको ग्रेड ए नहीं मिला, केमिस्ट्री में ग्रेड ए मिल गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैथ्स में उसे ग्रेड ए नहीं मिला, फिजिक्स में मिल गया और केमिस्ट्री में मिल गया। तो ये 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं जब उसको 2 सब्जेक्ट के अंदर ग्रेड ए मिल रहा है। तो मैथ के अंदर ए ग्रेड मिला है, वो कितना है आपके पास, मैथ के अंदर ग्रेड ए मिला, ये हमारे पास है 0.2। फिजिक्स के अंदर ग्रेड ए मिल रहा है 0.3। केमिस्ट्री के अंदर ग्रेड ए नहीं मिल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके निकालेंगे तो वही 0.5। यहाँ पर मैथ्स में ग्रेड ए मिल रहा है 0.2, फिजिक्स में नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलने का आ जाएगा 0.7, और ये तो 0.5 ही रहना है। प्लस मैथ्स में नहीं मिला तो ए मिलने की प्रोबेबिलिटी इतने है, नहीं मिलने की 0.8, फिजिक्स में मिल गया और केमिस्ट्री में भी मिल गया। इसको सॉल्व करो, 5 से 15 दूनी 30, यानी 0.030। यहाँ पर आ गया 5 दूनी 10, 7 70, यानी 0.070। 8 पंजे 40, 40 से 120, यानी 0.120। इनको ऐड करोगे, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 1 और 1 2, तो आ जाएगा 0.22। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो 14 में इसने बताया कि वे 2 डाइस आपने रोल करी। अब 2 डाइस अगर हम रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस उसका पूरा वो बनता है 1 1 से स्टार्ट होकर और 6 6 तक ये पूरा सैंपल स्पेस बनता है। 36 इवेंट होते हैं। तो यहाँ कहता है द नंबर ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट। दोनों डाइस पर जो नंबर है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो यार, दोनों डाइस पर नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, या आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि जब पहली डाइस पर आपने नंबर डाला, अब दूसरी डाइस पर जब नंबर डालोगे
तो दोनों नंबर इंडिपेंडेंट इवेंट ही होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों के सेम सेम आ जाए। तो दोनों डाइस पर नंबर डिफरेंट होते हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये इनमें दोनों में सेम होता है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देखो भाई, इनको 6 को हटा दो, बाकी किसने बच गए, 30 बच गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई आपके पास फर्स्ट पार्ट की 30 अपॉन में 36। जो सेम सेम वाले थे वो हटा दिए हमने, बाकी जो बच गए वो आ गया 5 अपॉन 6। द टोटल ऑफ नंबर ऑन द टू डाइस इज एटलीस्ट 4। तो दोनों डाइस पर जो नंबर है ना, कम से कम 4 आ रहा है। कम से कम 4 आ रहा है मतलब 4 भी आ सकता है और 4 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो इसमें से भी आप ऐसा करो कि जिसमें 4 नहीं आ रहा उनको माइनस कर दो, क्योंकि वो काउंट करना आपको कम पड़ेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज नॉट 4। तो सम जिस पे 4 नहीं आ रहा कौन कौन सा हो गया, 1 1 1 2 बस, ठीक है। 1 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और उसके अलावा फिर 2 1 हो गया, 3 ही हो गए, और 3 1 तो ले नहीं सकते। बाकी पे सब पे आप देखोगे तो सम या तो 4 आ रहा होगा या 4 से ज़्यादा आ रहा होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे सारे। हम इन सबको, हमें इनको माइनस कर देना है, तो हमारे पास इन सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो कितना आ गया, 1 माइनस 3 नंबर बने थे 3 अपॉन 36, तो 12 माइनस 1 यानी 11 अपॉन में 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्टींथ क्वेश्चन में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सब्जेक्ट ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल, टू स्टूडेंट सॉरी नॉट सब्जेक्ट, कमिंग टू स्कूल इन टाइम आर 3/7 एंड 5/7। तो स्टूडेंट ए टाइम पर स्कूल आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, और स्टूडेंट बी टाइम पर आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/7। तो ये टाइम पर नहीं आते मतलब लेट आते हैं, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बन गया 4/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट आ गया 2/7। ठीक है, 1 में से माइनस करके ये आ गया। अब कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द इवेंट ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि ए अगर टाइम पे नहीं आ रहा तो ज़रूरी है कि बी भी ना आए, मतलब वो उसको अपने साथ बंक पे लेके नहीं जाता, दोनों अलग अलग आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम। अब आपको प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि उन दोनों में से कोई एक ही टाइम पर आता है। तो हम कहते हैं कि भाई ए टाइम पर आता है और बी टाइम पर नहीं आता, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है कि ए टाइम पर नहीं आता और बी टाइम पर आ जाता है। तो ए की आ गया आपके पास 3/7, बी नॉट आ गया 2/7, ए नॉट आ गया 4/7, पी बी आ गया 5/7। तो यहाँ से आ गया 6/49, 20/49 यानी 26/49। आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, कोमल एंड मोनिका अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। 2 वैकेंसी हैं, दोनों की दोनों गई इंटरव्यू देने के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोमल सिलेक्शन इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोमल सिलेक्शन इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मोनिका सिलेक्शन इज 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कि उन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगी। तो इसका मतलब हम इनके सिलेक्ट ना होने की भी निकाल लेते हैं। ये सिलेक्ट नहीं होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी, ये सिलेक्ट नहीं होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 आ जाएगी। अब इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगी, मतलब जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा कि ये सिलेक्ट हो गई और ये सिलेक्ट नहीं हुई, या फिर ये सिलेक्ट नहीं हुई और ये सिलेक्ट हो गई। पी के आ गया आपके पास 1/3, एम नॉट आ गया 4/5, ये आ गया 2/3, ये आ गया 1/5। तो 4/15, 2/15 यानी 6/15, 3 से काट दोगे, आंसर आ जाएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है प्रॉब्लम इन स्टेट्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर दिस। एक प्रॉब्लम है स्टेट्स के अंदर, 3 स्टूडेंट है, उन तीनों को प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दिया गया और उसमें उनको सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपको दे रखी है। मान लो ए जो है इसको सॉल्व कर देता है 1/2, बी सॉल्व कर देता है 1/3 और सी सॉल्व कर देता है 1/4। अब साथ साथ ये भी निकाल लो कि वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो क्या बनेगी।
अगर ये सॉल्व नहीं कर पाता तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो यही रहेगा। बी सॉल्व नहीं कर पाता तो 1 में से इसको माइनस करेंगे 2/3, और सी सॉल्व नहीं कर पाता तो ये आ जाएगा 3/4। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व इट। उनमें से कोई एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब कोई एक ही सॉल्व करेगा तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, हमने निकाल लिया कि भाई ए ने सॉल्व कर दिया, ना तो बी सॉल्व कर पाया ना सी सॉल्व कर पाया। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए ने सॉल्व नहीं की, बी ने सॉल्व कर दी, सी ने भी सॉल्व कर दी। या फिर ऐसा हो सकता है कि सी ने सॉल्व नहीं करी, एक ही सॉल्व कराने हैं, ठीक है। ए ने भी सॉल्व नहीं करी, बी ने भी सॉल्व नहीं करी, सी ने सॉल्व कर दी। तो यहाँ पर ए सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर बी सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर सी सॉल्व कर रहा है। तो इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं ही 1/2, 2/3, 3/4, 1/2, 1/3, 3/4, 1/2, 2/3, 1/4। तो यहाँ से आएगा 6/4, 3 × 12, 12 2 × 24, 3/24, 2/24, 6 और 3 9 और 2 11, 11/24। ये आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस में बीच में काटा पीटी मत करना, लास्ट में देखना, अगर लास्ट में कट रहा हो तो काटो, अदरवाइज रहने दो। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक मशीन ऑपरेट इफ ऑल इट्स 3 कंपोनेंट फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कंपोनेंट फेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 0.14। जो पहला कंपोनेंट है वो फेल हो जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.14। तो इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.86। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कंपोनेंट फेल इज 0.10। तो सेकेंड कंपोनेंट फेल होता है यानी 0.10, यानी ये फेल नहीं होता 0.90। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कंपोनेंट फेल 0.5, यानी थर्ड कंपोनेंट फेल नहीं होता तो आ जाएगा 0.95। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर। तो मशीन जो है वो फेल होगी। अब मशीन फेल होगी मतलब चाहे एक फेल हो जाए, चाहे 2 फेल हो जाए, चाहे 3 फेल हो जाए, अगर कंपोनेंट में कोई एक भी फेल हो गया तो मशीन फेल होगी, ठीक है। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चाहे एक फेल हो जाए या फिर दोनों फेल हो जाए कंपोनेंट, या तीनों फेल हो जाए। तो हम ये सारा निकालने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि मशीन यहाँ पर फेल ही नहीं हुई, ये निकाल लेते हैं। अब मशीन फेल नहीं हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन नॉट फेल्ड। अगर मशीन फेल नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि उसके तीनों कंपोनेंट सही काम कर रहे हैं, यानी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर PA, PB एंड PC। ये तीनों कंपोनेंट इसके सही हैं, तो ये बनेगा 0.86 इंटू 0.90 इंटू 0.95। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 0.86 इंटू 0.90 इंटू 0.95। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 0.7353। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकली हमारी, ये मशीन सही काम कर रही है, फेल नहीं हुई है उसकी निकली। लेकिन हमें निकालने की मशीन फेल हो गई तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन फेल, तो इसके लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से इसको कर देंगे माइनस, तो 10 - 3 7 हो गया, 9 - 5 9 - 3 9 - 7, आंसर आ गया 0.2647। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहता है कि ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स आउट ऑफ 5, बी कैन हिट द टारगेट 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 एंड सी कैन हिट 2 टाइम्स आउट ऑफ 3 टाइम्स। दे फायर साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी 2 आउट ऑफ ए बी सी विल हिट द टारगेट, नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। तो क्वेश्चन आप आराम से आप कर सकते हो, जैसे अभी हम पीछे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होनी है। क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है कि ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% ऑफ द केसेस। ए जो है वो 75% केसेस में सही बोलता है, तो ए के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी आ गई 75/100, तो इसके झूठ बोलने की आ गई 25/100,
और बी जो है वो 90% केसेस में सच बोलता है, तो 90/100, और बी के झूठ बोलने की आ गई 10/100. In what percent of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? तो अब ये पूछ रहा है कि अगर वो सेम फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें कितनी संभावना है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं. कंट्राडिक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं. ए अगर सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, और ए अगर झूठ बोल रहा है तो बी सच बोल रहा है. यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है. इन दोनों सिचुएशन के अंदर ही वो कंट्राडिक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे. तो पी ए की वैल्यू आपके पास 75/100, बी नॉट आ गया 10/100, प्लस ए नॉट आ गया 25/100, और ये आ जाएगा 90/100. तो ऊपर आ गया ये 750/10,000 प्लस 25 9 जा 225/10,000. इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 0 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3. इसको काट देंगे, आ जाएगा आपके पास 3/10. तो ये 3/10 आ गया. 3/10 मतलब आप इसको 30% भी बोल सकते हो. अब इसमें कहता है कि डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट ऑफ बी इज़ ट्रू. आपको क्या लगता है कि जो बी की जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी. तो इस बात की ज़्यादा संभावना है. क्यों संभावना है, क्योंकि ए जो है वो सही बोलता है 75%, बी सही बोलता है 90%. तो अगर वो दोनों सेम फैक्ट में कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट हो रहे हैं, तो हम बिलीव करेंगे कि जो बी है वो सही बात बोल रहा है. ठीक है, बेशक वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन बिलीव तो करना पड़ेगा कि जो बी है वो करेक्ट है, बिकॉज बी इज़ मोर लाइकली टू बी ट्रू. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. इसमें कहता है कि एक बैग है, उसके अंदर एक तो ब्लैक बॉल है और 2 उसके अंदर वाइट बॉल है. ए ड्राइंग फ्रॉम द बैग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ए बॉल फ्रॉम द बैग एंड द कीपिंग इट आउट इफ इट इज़ वाइट. हम उसमें से बॉल निकालेंगे, अगर वो बॉल वाइट आती है तो हम उसको बाहर ही रखेंगे, बट पुटिंग इट बैक इफ इट इज़ ब्लैक. और अगर ब्लैक बॉल आती है तो उसको हम वापस बैग के अंदर डाल देंगे. तो अब आपको ये अलग अलग केसेस में प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो पहले वाला केस है, उसमें कहता है कि द फर्स्ट ड्राइंग इज ए वाइट बॉल. पहली बॉल निकाली, वाइट बॉल आ गई. वाइट बॉल कितनी है आपके पास, 2, टोटल कितनी है 3. तो आंसर आ गया 2/3. खत्म किस्सा, क्योंकि एक ही बॉल निकालनी है. अब तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द सेकेंड ड्राइंग इज ए वाइट बॉल. अब जब सेकेंड वाली बॉल निकाल रहे हो ना, तो वो वाइट बॉल निकल रही है. तो जो पहली वाली बॉल है वो ब्लैक भी तो हो सकती है, और पहले वाली बॉल वाइट भी हो सकती है. तो यानी 2 केस बनेंगे यहाँ पर. आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, पहली ब्लैक फिर वाइट, या फिर पहली वाइट और फिर वाइट. तो जब आपने पहली ब्लैक बॉल निकाली तो ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास, 1 है, तो आ जाएगा 1/3. अब जिसने कहा था कि अगर ब्लैक बॉल आती है तो आप उसे वापस डाल दोगे, यानी जितनी बॉल जैसे थी वैसे के वैसी रहेंगी. तो जब आप वाइट बॉल निकालोगे तो वाइट बॉल आपके पास 2 हैं और टोटल बॉल आपके पास 3 ही रहेंगी, यानी 2/3 आ गया. इस वाले केस में कहता है कि अगर आपने पहली वाइट बॉल निकाल ली, ठीक है भाई, 2/3 आ गया, लेकिन अब आप क्या करोगे, उस वाइट बॉल जो आपने निकाली है उसको वापस बैग में नहीं डालोगे, उसको अपने पास रख लोगे. तो वाइट बॉल आपके पास कम होगी, कितनी रह गई, 1 रह गई, और टोटल भी आपके पास कम होगी, पहले 3 थी अब 2 रह गई. तो जब आप दोबारा वाइट बॉल निकालने जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2. तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/9, 1/3. इसका एलसीएम लेते हैं 9, तो 3 3 9, ये आंसर आ गया आपका 5/9. अब कहता है द थर्ड ड्राइंग इज ए वाइट बॉल. अब तीसरी जो बॉल है वो वाइट आएगी. तो इसमें क्या होगा, पहली बॉल ब्लैक आ गई, फिर वाइट आ गई, फिर वाइट आ गई. ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि पहली बॉल वाइट आ गई, फिर ब्लैक आ गई, फिर वाइट आ गई. ठीक है, और क्योंकि 3 वाइट बॉल हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 2 ही वाइट बॉल हैं, तो हम WWW वाला केस नहीं ले सकते. अगर आप कहो कि भाई पहली वाइट आ गई, दूसरी वाइट आ गई और तीसरी वाइट आ गई, तो ये केस लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 बनेगी, क्योंकि 3 बॉल तो हमारे पास है ही नहीं. और वाइट बॉल आने पर क्या हम रिप्लेस कर रहे हैं, हम रिप्लेस भी नहीं कर रहे हैं. अगर वाइट बॉल आने पर रिप्लेस हम कर रहे होते तो फिर ये वाला केस हमारा बन सकता था, लेकिन अब इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, और कौन सा केस बन सकता है,
और एक केस हमारे पास और बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली ब्लैक आ गई, दूसरी ब्लैक आ गई, तीसरी वाइट आ गई। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है हमने सारी लिख ली। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि पहले हमने ब्लैक बॉल निकाली, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अब ब्लैक बॉल निकालेंगे तो हम उसको वापस डाल देंगे वापस। अब वापस डालने पे क्या होगा, जब आप वाइट बॉल निकालोगे तो 2/3। लेकिन वाइट बॉल डालने पर हम वापस रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, तो हमारे पास अब वाइट बॉल 1 रह गई और टोटल हमारे पास 2 रह गई। प्लस इस केस में क्या होगा, वाइट ब्लैक वाइट, पहली बॉल वाइट निकाल ली 2/3। अब वाइट बॉल डालते हैं तो रिप्लेस हम नहीं करते हैं, तो एक बॉल अब कम हो चुकी है। ब्लैक बॉल हमारे पास 1 थी, टोटल हमारे पास 2 रह गई हैं। लेकिन ब्लैक बॉल जब हम निकालते हैं तो हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी 2 बॉल की 2 बॉल ही रहेंगी। वाइट बॉल हमारे पास 1 ही बची है, तो 1/2 आ गया। यहाँ पर पहली वाइट बॉल आ गई, प्रोबेबिलिटी 2/3। दूसरी वाइट बॉल आ गई, वाइट बॉल आने पर हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो वाइट बॉल एक कम हो गई आपके पास 1/2। अब जो आपके पास तीसरी वाइट बॉल तो बची नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और लास्ट वाले केस में पहले ब्लैक बॉल आ गई, यानी 1/3। ब्लैक बॉल आने पर हम रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए अगली बॉल निकालोगे ब्लैक तब भी 1/3 रहेगा। फिर हमने रिप्लेस कर दी, अब वाइट बॉल निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये आ गया आपके पास 1/9, इधर से आ गया 1/6, उधर से आया 0, इधर से आ गया 2/27। एलसीएम ले लेंगे 54, 6 इधर आ गया, इधर आ जाएगा 9, इधर आ गया 27 दूनी 2 दूनी 4, 6 और 9 15, 15 और 4 19, तो आंसर आ जाएगा 19/54। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहता है कि पुलिसमैन फायर 4 बुलेट्स। एक पुलिसमैन जो है ना 4 बुलेट फायर करता है डकैत के ऊपर। द प्रोबेबिलिटी दैट द डकैत विल बी किल्ड बाय 1 बुलेट इज 0.6। 4 बुलेट फायर करता है तो उसमें से 1 बुलेट उसको लगती है, वो मर जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डकैत इज स्टिल अलाइव। डकैत अभी भी जिंदा है, ठीक है, मरेगा नहीं आसानी से, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करें कि डकैत जिंदा है, इसका मतलब उसे एक भी गोली नहीं लगी, सीधी सी बात है। 4 गोली चलाई, चारों में से एक भी नहीं लगी, तो गोली लगने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, गोली ना लगने की होगी 0.4। पहली गोली चलाई नहीं लगी, अगली गोली चलाई नहीं लगी, अगली चलाई नहीं लगी, उससे अगली चलाई वो भी नहीं लगी। 16 16 256, 0.0256, ये इसके ज़िंदा होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, आप इसको ऐसे कैसे लिख दो, या फिर आप इसे फ्रैक्शन में करो। फ्रैक्शन में करोगे आप ऐसे, ठीक है, इसको काट दो। 16 से काटोगे 16 पे कट जाएगा, 16 से काटोगे 16 6 96, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 16/625। 23rd क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी टॉस ए कॉइन ऑल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए हेड एंड विंस द गेम। ए और बी एक एक करके कॉइन को टॉस करते हैं, और जो हेड आता है, जिसके पास हेड आ जाता है वो गेम को जीत जाता है। इफ़ ए स्टार्ट फर्स्ट, अगर ए पहले स्टार्ट करे, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन द गेम। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पर अब क्या केस बन सकता है कि भाई एक एक करके दोनों टॉस कर रहे हैं, हेड आने पर वो जीतेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि ए पहले स्टार्ट कर रहा है, हम तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, पूछ वो रहा है कि बी के जीतने की, तो हम ए की निकाल लेते हैं, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो ए, अगर पहली बार ए ने टॉस किया और वो जीत गया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बार में ए हार गया, बी भी हार गया, क्योंकि हमें तो ए को जिताना है ना। ए भी हार गया, बी भी हार गया, ए की टर्न दोबारा आई, अब वो जीत गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है ए हारा, बी हारा, फिर दोबारा ए हारा, फिर बी हारा, फिर ये ए जीत गया। तो इस तरह तो ये सीरीज चलती रहेगी। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, क्योंकि कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, लेकिन टेल आने की भी 1/2 होती है। तो यहाँ पर जीतने की 1/2 है, हारने की भी 1/2 है। तो 1/2, 1/2, 1/2, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2,
तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये अगर आपको सीक्वेंस सीरीज़ अगर याद हो तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है। इसमें से आप एक काम और कर सकते हो कि आप 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यहाँ रह जाएगा 1/16 और इस तरह से चलता रहेगा। तो एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है और इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फार्मूला होता है ये होता है a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करके निकालते हैं तो 1/4 ही आएगी। 1/3/4 आ गया, इससे कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 2/3, तो बी के जीतने की कितनी हो जाएगी, 1 में से इसको माइनस करो यानी आ जाएगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 24 में ए और बी डाइस फेंक रहे हैं। पिछली बार में कॉइन फेंक रहे थे, अब डाइस फेंक रहे हैं। टिल वन ऑफ दैम गेट्स ए टोटल ऑफ 10, जब तक उन दोनों का टोटल जो है 10 ना आ जाए, मतलब दोनों का टोटल नहीं, मतलब पेयर फेंक रहे हैं, वो खाली एक डाइस नहीं फेंक रहे, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं। तो दोनों डाइस पर टोटल 10 आ जाएगा तो वो बंदा जीत जाएगा। एंड विन्स द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट फर्स्ट। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है आपको, बस आपको ये देख लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, अब विन कब कर रहा है, जब दोनों डाइस पर टोटल 10 के बराबर आता है। अब ये तो हमें पता है कि दोनों डाइस पर टोटल बनते हैं इवेंट 36। 10 कब आता है, 10 आता है जब आप लोगे 4-6 और 6-4 या 5-5, तीन ही केस बनेंगे ना, 4-6, 6-4 और 5-5। जब टोटल आपका 10 आएगा तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/36 यानी 1/12। ये तो बन गई जीतने की, हारने की क्या बन गई, 11/12। तो अगर ए पहले गेम स्टार्ट करता है तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, दोनों की बतानी है। खैर, तो ए पहले गेम स्टार्ट करता है, पहली बार में ए जीत गया जैसे हमने पिछले केस में भी करा, या फिर हो सकता है कि पहले ए हारा, फिर ए हारा और बी हारा, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, फिर ए जीत गया, या फिर पहले ए हारा, बी हारा, फिर दोबारा ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए जीत गया। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपको प्रोसीड करना है। यहाँ भी एक इन्फिनाइट जीपी बन जाएगी। अब 1/12 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस में 11/12 यानी 11/10 का स्क्वायर कर दो सीधा, इधर बचेगा 11/12 की पावर 4। अब इसका सम का फार्मूला लगाओगे तो वही a/1 माइनस आर, आर बनेगा 121/144 इसका स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 1 3, 4 में से 2, 23/144, इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12/23। ये तो प्रॉपर्टी आ गई ए के जीतने की, और बी के जीतने की क्या आ जाएगी, 1 माइनस 12/23 यानी 11/23। एक की जीतने की 12/23, दूसरे के जीतने की 11/23। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो, नमस्ते। Jungle.